हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य के अंतर्गत सामान्य बैंकिंग संबंधित कार्य यानी जनरल बैंकिंग फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था RBI के कार्य के अंतर्गत केंद्रीय बैंकिंग संबंधित कार्य यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंकिंग संबंधित कार्य का हम अध्ययन किए थे। इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य बैंकिंग संबंधित कार्य। तो देखते हैं कि जो यहाँ पे हमने समय बचाने के लिए लिख रखा है और मैं आपको इस समझाने का प्रयास करता हूँ। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हम मान लेते हैं ये RBI है। और इसमें जो पहला हमने लिखा है कि जमाएं प्राप्त करना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंकिंग संबंधित कार्य के साथ साथ यह सामान्य बैंकिंग संबंधित भी कार्य करती है। और सामान्य बैंकिंग संबंधित कार्य के अंतर्गत जमा स्वीकार करने का भी काम होता है और ऋण प्रदान करने का भी काम करता है। यानी सामान्य बैंकिंग के अंतर्गत ये जमाएं भी स्वीकार करेगी और ऋण भी प्रदान करेगी। तो देखते हैं जमाएं स्वीकार करना। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सभी लोग अपने खाते नहीं खोल सकते हैं, तो इसलिए सभी लोगों के जमाएं भी नहीं हो सकते हैं। किनका जमा हो सकता है तो हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के पास की जमाएं स्वीकार करता है। राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जमा को स्वीकार करता है। हम कह सकते हैं जो सरकारी संस्थान है उसके जमा स्वीकार करता है। अर्ध सहकारी संस्थान जो है उसका जमा स्वीकार करता है और कमर्शियल बैंक है उसका जमा स्वीकार करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो गैर सहकारी बैंक है NBFC से संबंधित कह सकते हैं गैर सहकारी संस्थान है, इनके भी जमा स्वीकार करता है। तो आपने देखा जमा प्राप्त करने के अंतर्गत यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिसको व्यापारिक बैंक कह सकते हैं, गैर सहकारी संस्थान के पैसे ये अपने पास जमा स्वीकार करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी इन संस्थाओं के पैसे अपने पास जमा स्वीकार करता है, लेकिन इन जमाओं पे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा प्राप्त करने के कड़ी में इन सभी संस्थाओं से अपने पास पैसे तो जमा करता है, स्वीकार करता है, लेकिन इस जमा धनराशि पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देता है। तो हमने देखा कि पहला जमाएं प्राप्त करना। कम समय में हम चाहेंगे कि आपको ये सारा बता दें, क्योंकि दूसरा देखते हैं अल्पावधि ऋण देना। ये दूसरा का अध्ययन करते हैं अल्पावधि ऋण देना। यानी हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनको यह 90 दिनों की अल्पावधि से तात्पर्य है कि 19 डेज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण प्रदान करती है। यानी RBI हम कह सकते हैं ऋण प्रदान करती है। किसको कर सकती है तो हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऋण प्रदान करती है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी राज्य सरकार को भी ऋण प्रदान करती है। सेंट्रल बैंक यानी कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक जिसको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, इनको भी यह ऋण प्रदान करती है, इनको भी ऋण प्रदान करती है। फिर से जो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इनको भी यह ऋण प्रदान करने का काम करती है। एवं हम कह सकते हैं कि ऐसे संस्थानों को जो ऋण देने का काम करती है, आपने देखा ये 90 दिनों, सबको 90 दिनों के लिए ऋण प्रदान करती है। अब ऐसे कोई भी संस्था बिना जमानत के आपको ऋण प्रदान नहीं करती है। तो 90 दिनों की अवधि के लिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन संस्थानों को फाइनेंस करती है, ऋण देती है, तो ऋण देने के बदले में यह उच्च कोटि की प्रतिभूतियां होती हैं, या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वर्ण या चांदी
की जमानत पे अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन संस्थानों को ऋण प्रदान करती है। स्वाभाविक है भाई, जब हम किसी संस्थान से कर्ज लेते हैं तो कर्ज देने वाला सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं वो गिरवी रख लेता है, अपने पास रख लेता है, उसके बेस पे इनको फाइनेंस करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट या हम कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक हम कह सकते हैं, तो ऐसे संस्थानों को उच्च कोटि की प्रतिभूति हो या बॉन्ड्स हो या स्वर्ण हो या चांदी हो, इनकी जमानत पे इनको 90 दिनों के लिए फाइनेंस करता जो शोधनीय होता है। तो हमने देखा कि अल्पावधि के लिए यह ऋण भी देता है। दूसरा हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे आते हैं कि अल्पावधि ऋण लेना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन संस्थानों से ऋण लेने का भी काम करता है। यानी हम कह सकते हैं यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ ऐसे संस्थान हैं, इनसे 30 दिन की अवधि, अधिकतम 30 दिन की अवधि के लिए ऋण लेने का काम करता है। जैसे हम कह सकते हैं भारत में अनुसूचित बैंक शेड्यूल बैंक, जिसको हम कहते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वितीय सूची में शामिल होता है, उसी को अनुसूचित बैंक हम कहते हैं। ये अनुसूचित बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक हम कह सकते हैं। इन कमर्शियल बैंक से 30 दिन की अवधि के लिए यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण लेने का काम भी करता है। एक और बात बता दें, यह विदेशी केंद्रीय बैंकों से भी यह 30 दिन की अवधि के लिए वह ऋण लेने का काम करता है। अब इन जो जैसे मान लीजिए दोनों संस्थाओं से ये कर्जे ले रहा है अधिकतम 30 दिन के लिए, तो यह अपनी जो संपत्ति है, इस अपनी संपत्ति की जमानत पे यह इन संस्थाओं से ऋण लेता है, लेकिन यह भी जो ऋण उतना ही दे सकते हैं, अपनी जमा से अधिक धनराशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण के रूप में नहीं दे सकते हैं। यानी इनके पास अगर 100 रुपया है तो यहाँ पे 120 रुपया इनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा देते हैं तो लाभ कमाने के दृष्टिकोण से समाज का पैसा, पब्लिक का पैसा सारा मुझे दे देंगे, वो पब्लिक को देंगे नहीं तो मनी सर्कुलेशन एकदम डाउन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह अपनी संपत्ति से अधिक रुपए इसको ऋण के रूप में नहीं दे सकते हैं। तो हमने देखा अनुसूचित बैंक एवं विदेशी केंद्रीय बैंकों से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकतम 30 दिन की अवधि के लिए ऋण लेने का भी काम करता है। अब मैं चौथा आपको समझाने चाहूंगा कि विपत्रों का भुनाना व क्रय विक्रय करना। विपत्रों का भुनाना व क्रय विक्रय करना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में लिखे व्यापारिक प्रपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों की, यानी हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में लिखे व्यापारिक प्रपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय भी करने का काम करता है और इसका पुनः कटौती करने का भी काम करता है। हम कह सकते हैं भारत में लिखे ऐसे व्यापारिक प्रपत्र या प्रतिज्ञा पत्र जो भारत में लिखा गया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको क्रय विक्रय करने का काम करता है, भुनाने का भी काम करता है और पुनः कटौती करने का भी काम करता हो। लेकिन जिसकी अवधि, मतलब ऐसी प्रतिज्ञा पत्र, ऐसा व्यापारिक प्रपत्र होता है जिसकी जो अधिकतम अवधि 90 डेज यानी 90 दिन से अधिक की अवधि वाले व्यापारिक या प्रतिज्ञा पत्र का क्रय विक्रय या पुनर्कटौती करने का काम नहीं करता है। 90 दिनों की अवधि से कम, 19 डेज से कम अवधि के ऐसे जो प्रपत्र हैं उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रय विक्रय करने का काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि और एक चीज और है कि इसकी भुगतान मतलब भारत के अंदर होना चाहिए, मतलब ऐसे भुगतान जो भारत के अंतर्गत देय हो, ऐसे ही व्यापारिक प्रतिज्ञा
पत्रों का क्रय विक्रय एवं पुनर्कटौती भुनाने का काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा चौथा, विपत्रों का भुनाना व क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट है कृषि बिलों का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में लिखे गए कृषि बिलों का भी क्रय विक्रय करता है। भारत में लिखे कृषि बिलों का भी क्रय विक्रय करता है, लेकिन जिसकी अवधि 15 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं ये कृषि विपत्रों का क्रय विक्रय करना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में लिखे कृषि बिलों का क्रय विक्रय करने का काम करता है, और ऐसे जो कृषि बिल भारत में उसका भुगतान देय हो, भारत से बाहर के भुगतान न करने हो, तो ऐसे कृषि बिलों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रय विक्रय करने का भी काम करता है। तो नेक्स्ट हमने आपको बताया इसकी अवधि कितना होती है, 15 माह से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और इसका भुगतान भारत के अंदर ही होना चाहिए। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विदेशी सरकारों, यानी विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। हम कह सकते हैं कि विदेशी सरकारों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, क्रय विक्रय करता है। लेकिन इसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। जान लीजिए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी सरकारों के द्वारा जारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है, लेकिन उस प्रतिभूति का जो अवधि अधिकतम है वो 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 वर्ष या 10 वर्ष की कम अवधि वाली जो सिक्योरिटीज बांड्स, ऐसे गवर्नमेंट जो फॉरेन विदेशियों द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई उसको परचेज करने का काम करता है, खरीदने का काम करता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करना। विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो विदेशी विनिमय बिल है, फॉरेन एक्सचेंज जो बिल है, उसका भी क्रय विक्रय करता है। देखिएगा, विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फॉरेन एक्सचेंज बिल है उसका भी परचेज करने का काम करता है, लेकिन उसकी अधिकतम जो अवधि है 90 डेज से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 90 दिन से कम अवधि के लिए जो फॉरेनर बिल है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज करने का काम करती है, क्रय विक्रय करने का काम करती है। लेकिन एक और शर्त है, यानी ऐसे देश का, मतलब ऐसे देश का यह विदेशी विनिमय बिल होना चाहिए जो वो IMF का, इंटरनेशनल मनी फंड का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वो सदस्य देश होना चाहिए। अगर वो IMF का सदस्य देश नहीं है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे विदेशी विनिमय बिलों का वो क्रय विक्रय नहीं करती है। यानी 90 दिन की अवधि के लिए आरबीआई क्रय विक्रय तो करती है, लेकिन वह IMF सदस्य होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट है मूल्यवान धातुओं का क्रय विक्रय करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, चांदी आदि जो मूल्यवान धातु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके मानक को तय किया जाता है उसको भी परचेज करने का काम करती है, क्रय विक्रय करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सोना कहीं और गिरवी रखा गया, पुनः उसको परचेज कर लिया गया, दूसरे देश के भी सोना को क्रय विक्रय करती रहती है।
सावरेन गोल्ड के तहत भी भारत के अंतर्गत भी आरबीआई सोने का क्रय विक्रय करने का काम करती है, जिससे सोने की कीमतों, सोने का डिमांड कम हो सके दूसरे देश से, क्योंकि दूसरे देश से जब सोने का हम डिमांड करते हैं तो भारतीय मुद्रा भारी मात्रा में दूसरे देश में जाता है, जिससे हमारे देश की मुद्रा कमजोर होती है। तो हम देख सकते हैं कि मूल्यवान धातुओं का क्रय विक्रय करने का काम भी काम करते हैं। देखिए नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों में खाता खोलना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य देश के केंद्रीय बैंक में भी खाता खोल सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे देश, एक चीज और इसमें देखिएगा बाउंडेशन क्या लगा रखा है कि ऐसे देश जैसे मान लीजिए ये नेपाल है, मान लीजिए ये अमेरिका है, या मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, तो इन देशों में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन देश का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इन देश के सेंट्रल बैंक में क्या कर सकता है, ये खाता खोल सकता है। लेकिन यह देश ऐसे ही होने चाहिए जो आईएमएफ के, यानी आईएमएफ के ये सदस्य होने चाहिए। अगर आईएमएफ के सदस्य यह देश नहीं है तो ऐसे देशों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके केंद्रीय बैंक में खाता नहीं खोल सकता है, यानी वो भी आईएमएफ के सदस्य होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं आईएमएफ देश के सदस्य वाले देश के केंद्रीय बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खाता खोल सकता है। तो हम देखें कि अन्य राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों में खाता खोलना। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक में खाता खोलना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो विश्व बैंक है उसमें भी अपना खाता खोल सकता है और उसमें अपनी जमाएं रख सकता है। तो हमने देखा कि सामान्य बैंकिंग कार्य के अंतर्गत, जनरल बैंकिंग फंक्शन के अंतर्गत हमने इन बिंदुओं का अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो कार्य हैं, एक केंद्रीय बैंकिंग संबंधित कार्य और एक सामान्य बैंकिंग संबंधित कार्य। तो कार्य आज हमारा पूरा हो गया। इसके बाद मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के आएंगे, जो विभिन्न टूल्स के माध्यम से मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो मैं चाहूंगा कि सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर्स करें। धन्यवाद।